तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़्रॉग अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन सेशन 2020-21 BA सेकेंड सेमिस्टर सब्जेक्ट EVS असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़िर शुरुआत करते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद महफूजा काम असाइनमेंट 1 BA BSc और BCom माहौलियाती मुताला ये कंपलसरी है। EVS 2020 मार्च। हिदायत ये पर्चा सवालात 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुम, हिस्सा सोम। ये जो है EVS जो दो असाइनमेंट पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 हिस्से हैं। हिस्सा अव्वल में 5 लाजमी सवालात हैं, यानी 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पाँचों का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। हिस्सा दो में 4 सवालात हैं, उनमें से तालिब इल्म को कोई 2 सवालों के जवाब देना लाजमी है। हिस्सा सोम में 3 सवालात हैं, उनमें से किसी एक का जवाब देना लाजमी है। उसी तरह असाइनमेंट 2 में भी उसी तरह वो भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। हिस्सा अव्वल जो 5 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। हिस्सा दोम 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। हिस्सा सोम 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो हम पहला सवाल हिस्सा अव्वल असाइनमेंट 1 का हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करते हैं, जिसमें 5 मारूजी सवालात हैं, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो आइए हम सबसे पहले देखिए हिस्सा अव्वल पार्ट ए। पहला सवाल है, आलमी योम एड्स किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर महीने में। आलमी योम एड्स किस महीने में मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने में मनाया जाता है, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेरनोबाइल न्यूक्लियर हादसा कब हुआ था? चेरनोबाइल न्यूक्लियर हादसा कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुर्द सार्फिन ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुर्द सार्फिन ये है। तो पहला है जरासीम, बी है फितरात यानी फंगी, और तीसरा ए बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, बाइसिनेसिस क्या है? तो ये बाइसिनेसिस इज ए डिसीज ऑफ लंग्स। ये फेफड़ों में एक तरह का बीमारी, फेफड़ों की एक तरह की बीमारी है। इसे इज ए डिसीज ऑफ लंग्स। बाइसिनेसिस क्या है? तो इज ए डिसीज ऑफ लंग्स यानी फेफड़ों की एक किस्म की बीमारी, उसको बाइसिनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्ज चोटी कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में मुनाकिद हुई थी? तो ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, मुनाकिद हुई थी। तो ये हमने हिस्सा अव्वल असाइनमेंट 1 का हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा बे हम जो है हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे। हिस्सा पार्ट बी, हिस्सा दो, यानी पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें देखिए इसमें 4 सवाल आते हैं, चारों का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। तो पहला सवाल है, हिस्सा बी में 4 सवाल आते हैं। इसमें पहला सवाल है, सौती आलूदगी से किसे कहते हैं, उसके क्या असरात हैं? तो इसका जवाब आपको हम बताएंगे। दूसरा नंबर सवाल है, जोहरी तवानाई के बारे में बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर आपकी किताब में 161 एंड 162 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हयाती अर्जी केमियाई चक्कर की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो ये भी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्ज घर का असर ग्रीन हाउस इफेक्ट पर मुख्तसर लिखिए। तो ये भी इसका जवाब भी हम बताएंगे। तो इन तीनों का जवाब हम अभी आपको बता रहे हैं। इनमें से 4 सवालात हैं, चारों में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी आपको बताना है। तो अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में। पहला है सौती आलूदगी। सौती आलूदगी से क्या मुराद है, आप देख सकते हैं। सौती आलूदगी बेहंगम और गैर जरूरी आवाज़ को सौती आलूदगी कहा जाता है। चुनांचे ऐसी आवाज़ जिससे इंसान की सेहत पर मुज़िर असर पड़े सौती आलूदगी है। किसी भी अनचाही या नापसंदीदा आवाज़ जो कानों को गिरा गुजरे को शोर कहा जाता है, खुसूसन उस वक्त जबकि इंसान ऐसी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार ना हो। जब आवाज़ अपनी तेज़ी की वजह से शोर में तब्दील हो जाए और आपस में गुफ्तगू में रुकावट बने, तो ये सौती आलूदगी है। ये दे सौती आलूदगी के जराए, ये तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसे कहते हैं ये आपने लिख लिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सौती आलूदगी किसे कहते हैं। अब है सौती आलूदगी के असरात, जो आप देख सकते हैं। सौती आलूदगी के असरात। सौती आलूदगी से न सिर्फ इंसान की सुनने की ताकत व सलाहियत पर असर पड़ता है, बल्कि उससे आम सेहत भी मुतासिर होती है। चुनांचे अचानक तेज़ धमाकेदार आवाज़ के सुनने से कान के पर्दे फट सकते हैं और किसी भी सूरत में 115 डेसिबल की आवाज़ कानों और आम सेहत दोनों के लिए नुकसानदा होती है। ज़्यादा और मुसलसल नागवार आवाज़ के सुनने से जहनी तनाव पैदा होता है, तबीयत में बेचैनी और खौफ का एहसास पैदा होता है, खून के दबाव और कोलेस्ट्रॉल की सतह में इजाफा होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क़ुव्वत हाज़मा और बसारत पर भी उसका असर पड़ता है। आवाज़ की ज़्यादती से नींद न आने की शिकायत आम होती है। तेज़ आवाज़ से माँ के पेट में पल रहे बच्चे की सेहत भी मुतासिर हो सकती है। ज़ेल में तेज़ आवाज़ों के इंसानी जिस्म पर असरात को जदूल में पेश किया जाता है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ तक लिख सकते हैं। 5 नंबर का है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 5 नंबर का है। पहला सवाल है आपका, हयाती अर्जी केमियाई चक्कर की अहमियत पर रोशनी डालिए। तो जानदारों की ज़िंदगी की बका के लिए तवानाई बेहद ज़रूरी है और तवानाई के हसूल में केमियाई अशिया की कुलीदी अहमियत। लेकिन तवानाई जानदार से माहौल में और माहौल से जानदार में दायरवी शक्ल में मुंतकिल नहीं होती, जबकि तग़ज़ियाई अनासिर न्यूट्रिएंट्स माहौलियाती निज़ाम में दायरवी शक्ल में मुंतकिल होते रहते हैं। उन तग़ज़ियाई अनासिर की मिक़दार ज़मीन की तहों में महदूद होती है, इसलिए उन अनासिर की मुसलसल दायरवी मुंतकली लाज़मी होती है ताकि बाहमी तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। चूँकि तमाम ही अज़ूई केमियाई अशिया से बने होते हैं, इसलिए जानदारों को ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद केमियाई अशिया या तग़ज़ियाई अनासिर की मुसलसल ज़रूरत पड़ती है। एक अंदाज़े के मुताबिक उन केमियाई अनासिर की तादाद तकरीबन 40 होती है, जो जानदारों की ज़िंदगी के लिए नहायत अहम है। उन अनासिर में ज़्यादा अहम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन वगैरह हैं। ये केमियाई अशिया माहौल से उन जिंदा अजसाम में दाखिल होते हैं और फिर अज़ूई से निकलकर बाहर माहौल में खारिज हो जाते हैं। ये खारिज शुदा केमियाई अशिया बाज़ मरतबा मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरते हैं और कभी कभार उनमें तब्दीली वाक़ा नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजर कर ये केमियाई मादे फिर उनमें जानदारों के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गोया ये नासिर माहौल से जानदार और जानदार से माहौल के माबेन घूमते रहते हैं। उस तरह जानदार के जिस्म में केमियाई अशिया के दाखिल होने और बाहर खारिज होने का अमल दायरवी अंदाज में मुसलसल चलता रहता है। उस तरह हम उस तमहीद के पेश नज़र हयाती अर्जी केमियाई चक्कर की तारीफ़ इन अल्फाज में कर सकते हैं। अनासिर का वह दायरवी रास्ता जो गैर हयाती निज़ाम
एबायोटिक से हयाती निज़ाम और हयाती निज़ाम से गैर हयाती निज़ाम में मुसलसल जारी रहता है। हयाती अर्जी केमियाई चक्कर है, चूँकि तग़ज़ियाई अशिया ग़िज़ा के अहम अनासिर हैं, इसलिए ज़िंदगी के लिए लाज़मी उन गैर नामियाती मरकबात और उनकी हरकत की वजह से हम हयाती अर्जी केमियाई चक्कर को तग़ज़ियाई चक्कर, न्यूट्रिशन साइकिल भी कह सकते हैं। उस तरह ये हयाती अर्जी केमियाई चक्कर ज़िंदगी के लिए लाज़मी गैर नामियाती मरकबात की फ़राहमी को यकीनी बनाता है। हयाती अर्ज केमियाई चक्कर बायोकेमिकल साइकिल 2 मरहलों पर मुश्तमिल है। यहाँ से आप भी लिख सकते हैं, ये 5 नंबर का है तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं। पहला मरहला हयाती मरहला फेज़ कहलाता, बायोटिक फेज़ कहलाता है, जिसमें केमियाई अशिया का बहाव ग़िज़ाई जंजीर के ज़रिया ज़िंदा जानदारों की जानिब होता है, जबकि दूसरा मरहला गैर हयाती मरहला कहलाता है, जिसमें केमियाई अशिया या तग़ज़ियाई अनासिर का बहाव और फैलाव वगैरह हयाती माहौल की जानिब से होता है। अहम हयाती अर्जी केमियाई चक्कर 2 किस्म के होते हैं, गैसों का चक्कर, रसूबी चक्कर। हयाती अर्जी केमियाई चक्कर के 2 अहम अक़साम को दर्जल में बयान किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका हमने आपको बता दिया। उसके बाद नंबर 5 हम बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सब्ज घर असरात और आलमी। सब्ज घर असरात, सब्ज घर का असर पर मुख्तसर लिखें तो ग्रीन हाउस गैसेस, सब्ज घर दरअसल वो गैसेस हैं जो सूरज से तवानाई को जज़्ब करती हैं और फ़ज़ा को गर्म रखती हैं। उन गैसों की अदम मौजूदगी में सूरज से ज़मीन तक आने वाले तवानाई ज़मीन से टकराकर वापस चली जाएगी, जिससे ज़मीन बर्फ़ का गोला बन सकता है और ज़मीन का दर्जा हरारत 600 फ़ारेनहाइट तक सर्द हो सकता है। चुनांचा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ये अपनी दी हुई मुकर्ररा फितरी मिक़दार में ज़मीन के लिए नेमत हैं। उन गैसों का मुकर्ररा मिक़दार से कम या बढ़ जाना दोनों ही ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदा है। मौजूदा हालत में इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़ज़ा में उन गैसों की मिक़दार में ख़तरनाक इजाफ़ा हुआ है, जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है। ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़मीन के चारों तरफ फ़ज़ा में शामियाना तानकर सूरज से हासिल होने वाली गर्मी की हिफाजत करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन होती है। चुनांचा ज़मीन सूरज से हरारत को हासिल करती है। सूरज से जब शुआओं ज़ेरी सुर्ख शुआओं या इंफ्रारेड रेज़ की शक्ल में हरारत निकलती है तो 26% तो इतनी ज़रात और बादलों की वजह से फ़ज़ा से ही माकूस हो जाती है ये, और 90% तवानाई को फ़ज़ा में बादल गैस जैसे ओजोन गैस वगैरह और धूल वगैरह के ज़रिए जज़ब कर लेते हैं। बाकी 55% तवानाई ज़मीन तक 51% तवानाई ज़मीन को सूरज से हासिल होती है, जिससे ज़मीन पर गर्मी आती है। यही तवानाई ज़मीन को हरारत बख्शती है, बर्फ़ को पिघलाती है। समुद्री बर्फ़ पानी को बुखारात में तब्दील करती है, जिससे बरसात होती है और पौधों शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदार होती है। लेकिन फ़ज़ा में सब्ज़ घर गैस की मिक़दार में इजाफ़ा या कमी होती है तो ये सारा फितरती अमली मुतासिर हो जाता है। उन गैसों ख़ुसूसन CO2 की मिक़दार में इजाफ़े के नतीजे में 2 गैर फितरी अमल वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। ज़मीन से खला में हरारत मुनाकिस होते हैं का अमलन पूरा नहीं होता और ज़ायद मिक़दार में हरारत ज़मीन पर ही रह जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और मौसम तब्दील होने लगते हैं, जिससे आज की दुनिया मुतासिर है। उसको आलमी हिद्दत, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं तक लिखना है। 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 1 पेज में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हिस्सा सोम की तरफ चलते हैं। तो हमने हिस्सा
पार्ट बी हिस्सा 2 बी भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं। 3 सवाल आते हैं, तीनों में से आपको किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है माहौलियाती मखरूत क्या है, उसके अक़साम बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 51 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन सीटू यानी दरो मस्कन तहफ़्फ़ुज़, इन सीटू कंजर्वेशन और बरो मस्कन तहफ़्फ़ुज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 125 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कौमी माहौलियाती पॉलिसी के असूल और मकासद बयान कीजिए। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जवाब है कौमी माहौलियाती पॉलिसी की मकासद। पहले मकासद दिया है, उसके बाद असूल दिए हैं। तो आपको ये लिखना है, ये 10 नंबर का है तो 2 पेजेस में कम से कम होना चाहिए। कौमी माहौलियाती पॉलिसी के मकासद उस तरह हैं। पहला है नाजुक माहौलियाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी बेहतरी, माशी तरक्की, रोज़गार, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी कुदरती व मसनूई विरासत का तहफ़्फ़ुज़। 2 नंबर में मावराए नस्ली मसावात, माहौलियाती वसाइल समाज के तमाम तबकात की पहुँच में हो। 3 नंबर है बैन नस्ली मसावात, माहौलियाती वसाइल के आदिलाना इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि मौजूदा और आने वाली नस्लों की ज़रूरतें पूरी हों। 4 नंबर है माशी व समाजी तरक्की में माहौलियाती ताल्लुक़ खातिर को मजबूत करना, माहौलियाती ताल्लुक़ खाते को सामाजी व माशी तरक्की की पॉलिसियों, मंसूबों, प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स से मरफूद करना। 5 नंबर माहौलियाती वसाइल के इस्तेमाल में कारकर्दगी को पैदा करना, फ़ी इकाई माशी पैदावार के लिए माहौलियाती वसाइल के इस्तेमाल को कम से कम करना ताकि माहौलियात को कम से कम नुकसान हो। 6 नंबर माहौलियाती हुक्मरानों माहौलियाती वसाइल के इस्तेमाल के लिए बेहतर हुक्मरानी के असूल को इस्तेमाल करना, मसलन शफाफियत, माकूलियत और लागतों में कमी, हिस्सेदारी और मुंज़बती आज़ादी वगैरह। 7 नंबर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल में इजाफ़ा करना, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल के आला बहाव को यकीनी बनाना, उसमें मालिया, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट की महारत, रवायती जानकारी और समाजी सरमाया भी शामिल है। उन तमाम की हिस्सेदारी को यकीनी बनाना। कौमी माहौलियाती पॉलिसी के असूल। कौमी माहौलियाती पॉलिसी उस बात को तस्लीम करती है, यह असूल है। असूल को पहले लिखना है, उसके बाद मकासद को लिखना है। कौमी माहौलियाती पॉलिसी उस बात को तस्लीम करती है कि सिर्फ ऐसी तरक्की ही काबिल बका होती है जो माहौलियाती तहरीदात तो अदल के तकाज़ों को समझती हो। उस पॉलिसी के चंद अहम असूल दर्जेल हैं। तो असूल मंदरजेल है काबिल बका तरक्की का महवर इंसान है। इंसान फितरत के साथ मुल्क को सेहतमंद और बार आवर ज़िंदगी गुजारने का हकदार है। 2 नंबर है तरक्की का हक। तरक्की का हक मौजूदा और मुस्तकबिल की नस्लों की ज़रूरतों को सामने रखकर हासिल किया जाता है। 3 नंबर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरक्याती अमल का एक जुज़ लाइनफिक है। काबिल बका तरक्की के हसूल के लिए ज़रूरी है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को उसका एक हिस्सा बनाया जाए। 3 नंबर हिफ्ज़ तक़द्दुम, यहाँ कहीं अहम माहौलियाती वसाइल को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो वहाँ तरक्याती इक़दामात को रोक दिया जाना चाहिए। 5 नंबर माशी कारकर्दगी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अवामी इक़दामात में माशी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। 6 नंबर इंसाफ के असूल के लिए ज़रूरी है कि इंसानों को एक दूसरे से अलहदा ना देखा जाए। उस पॉलिसी के तनाजुर में इंसाफ का मतलब माहौलियाती वसाइल के ज़ायद इस्तेमाल के लिए फ़ैसला साजी के अमल में अवाम की शिरकत मौजू है। 7 नंबर कानूनी ज़िम्मेदारी, लीगल लायबिलिटी, माहौलियात के नुकसान को रोकने के लिए समाज की ज़िम्मेदारी को समझा जाए। चुनांचा आलूदगी के लिए ज़िम्मेदार से नुकसान की पाजबाई की जाए और कानूनी मौक़िफ़ दिया जाए। अवामी एतमाद का असूल, ममलिकत तमाम कुदरती वसाइल की अकेली मालिक नहीं है बल्कि ये कुदरती वसाइल की महज अमीन तरस्ती है। 9 नंबर है गैर मरकूज़ियत। गैर मरकूज़ियत से मुराद इख्तियारात की मरकज़ से रियासती और मकामी हकाम को मुंतकली हो। 10 नंबर रोकने के लिए इक़दामात, उसके तहत पहली तरजीह माहौलियात को होने वाले नुकसान से बचाना। तो ये हमने
एस असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट मफूजा काम 2, तो ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल इस यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हिस्सा अव्वल यानी पार्ट ए में 5 मौजूद सवाल थे, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो हम लोग पहला सवाल का जवाब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है माहौलियाती फितरत की साख और फेल का मुताला है, ये नज़रिया किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी ओडम का है। पी ओडम का है। दूसरा नंबर सवाल है पी ओडम का है। पहला का जवाब पी ओडम। दूसरा नंबर हिंदुस्तान में सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। 3 नंबर है तवानाई का सबसे बड़ा जखीरा है, इनमें से सब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है होमाखोर ओमनिवोर को कहते हैं। होमाखोर ओमनिवोर का वो जानवर जो गोश्त और पेड़ पौधे दोनों खाते हैं उसको ओमनिवोर कहते हैं। वो जानवर जो गोश्त और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं, वो जानवर जो गोश्त और पेड़ पौधे दोनों खाते हैं उसे ओमनिवोर कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कौमी माहौलियाती पॉलिसी, ये 2006 में मनाया गया, 2006 साल में अपनाया गया। तो हमने मफूजा काम 2 का असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जो आपके सामने है। पार्ट बी जो आप देख सकते हैं, पार्ट बी में आपके 4 सवाल हैं, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजिम है। पहला सवाल है आपका ग़िज़ाई जाल पर मुख्तसर लिखिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 51 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मिट्टी की आलूदगी के असरात क्या होते हैं और उससे किस तरह रोका जा सकता है, इसका जवाब मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आबादी के धमाके के क्या मुज़िर असरात हैं, तो आबादी के धमाके इसका भी जवाब मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है माहौलियाती तालीम की ज़रूरत पर नोट लिखे, तो इसका पेज नंबर 19 में मिल जाएगा। इसका जवाब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहला है क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब है मिट्टी की आलूदगी के असरात क्या होते हैं, उससे किस तरह को जा सकता है। तो कुदरती निज़ाम में या फितरी अमल में तब्दीली का असर तमाम जानवरों पर पड़ता है, चुनांचा मिट्टी की फितरी तरकीब में तब्दीली और गैर फितरी अवामिल की उसमें शमूलियत से मिट्टी का निज़ाम तब्दील हो जाता है, तो उससे इंसान, हैवान, पौधे और आबो हवा सब कुछ मुतासिर हो जाते हैं। सनती कचरा, शहरी कचरा, रेडियाई तापकार, शुआएं, ये सब मिलकर ज़मीन को जानदारों के रहने के लिए नामुमकिन और गैर महफूज बनाकर रख देते हैं। और ऊपर मिट्टी के आलूदगी के जितने जराए पर रोशनी डाली गई है उन सब में उसके असरात को भी दिया गया है, लेकिन मजमूई तौर पर मिट्टी की आलूदगी के असरात उस तरह हैं। उससे आबो हवा मुतासिर होती है। 2 नंबर है उससे बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया और जरासीमों की अफजाइश होती है। 3 नंबर उससे नित नए कीड़े, चूहे और घूस पैदा होते हैं, जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। 4 नंबर मिट्टी की पैदावारी सलाहियत और ज़रख़ेज़ी मुतासिर होती है, जिससे ग़िज़ाई पैदावार मुतासिर होती है। 5 नंबर ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता है। 6 नंबर ज़मीन की खूबसूरती और माहौली निज़ाम इकोसिस्टम मुतासिर होता है। 5 नंबर का है तो आपको उसी हिसाब से लिखना है।
मिट्टी की आलूदगी को रोकने के तरीके। अब कैसे रोका जा सकता है? मिट्टी की आलूदगी को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकाजा उसके हसबजल तरीके हैं। पहला है, इंसान अपनी सरगर्मियों पर काबू पाते हुए कुछ कचरा और गंदगी को कम से कम करे और पैदा होने वाली गंदगी और कचरा को किसी एक जमा करे। मोहल्ला या बस्ती की सतह पर ठोस कचरा को जमा करने का और सफाई का ऐसा इंतजाम हो कि उसे पूरी तरह उठाया और साफ किया जा सके। 3 नंबर है, ठोस कचरा के ढेर को तवील मुद्दत तक खुला छोड़ देने से फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है और मच्छर, मक्खियाँ और बीमारियाँ पैदा करने वाले दूसरे अनासिर पैदा होते हैं। इसलिए ठोस कचरा को ठिकाने लगाने का फौरी बंदोबस्त करें। खसूसन ठोस कचरा को ज़मीन में गहरे गड्ढों में दफन करके उसे मिट्टी से बंद कर दें तो कुछ अरसा बाद ये बड़ी हद तक तहलील होकर मिट्टी का जुज बन जाता है। 4 नंबर, ठोस कचरे को दोबारा गर्दिश रिसाइकलिंग में लाने के साइंसी इंतजामों तरीक़ों को अपनाते हुए कचरा के मुख्तलिफ अज्जा को अलग करके उन्हें उस साइंसी अमल और पैदावारी अमल से गुजारा जाए जिससे इस्तेमाल के काबिल दूसरी अशिया पैदा हो सकती है। खसूसन क्वेश्चन नंबर 4 के आबादी के धमाके के क्या मुजिर असरात हैं? तो आबादी के धमाके किसी असरात होते हैं जिनके 2 रस नताइज होते हैं। उनमें चंद हसबजेल हैं। पहला है बेरोज़गारी, दूसरा है अवाम का पस्त मयारी ज़िंदगी, तीसरा है मईशत की तरक्की के अमल में रुकावट, चौथा है ज़राती ज़मीन पर दबाव, पाँचवा है फ़ीकस कम आमदनी, 6 नंबर आबरसानी, सफाई, तालीम और सेहत जैसी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूमी, 7 नंबर है जरासीम की बुलंद शरह, 8 नंबर है माहौलियाती नुकसान, 9 नंबर है शहरी इलाकों को काम की तलाश में मुंतकली, 10 नंबर है तवानाई का बहरान, 11 नंबर है शहरों की हद से ज़्यादा तादाद की भीड़ से गंदगी, बस्तियों की तादाद में इजाफा। तो ये हमने 4 नंबर भी सवाल को पूरा कर दिया, यानी हिस्सा पार्ट बी को हमने सॉल्व कर दिया। आपको किसी 2 का जवाब देना है जो आपको आसान लगे। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 6 है, कौमी माहौलियाती पॉलिसी ने मसाइल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? तो इसका आपको जवाब हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ज घर असरात और आलमी हिद्दत के बारे में तफसील से बयान कीजिए। तो इसका जवाब 100 जो हमने इससे पहले बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और ई वेस्ट के बारे में बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 65 एंड 66 में मिल जाएगा। फिर भी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। आप तीनों का जवाब मैं अभी आपको बता। पहला है, कौमी माहौलियाती पॉलिसी ने मसाइल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमलियाँ बनाई हैं? तो हिकमत अमलियाँ और इक़दामात, उस पॉलिसी के नफाज के लिए मुतअद्दिद हिकमत अमलियाँ और इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं जो हसब ज़ैल हैं। पहला है, मुनज़बती इस्लाहात बिशमुल मुनासिब कानून साजी और मौजूदा क़वानीन में इस्लाहात। 2 नंबर माहौलियाती वसाइल में इजाफ़ा उनका तहफ़्फ़ुज़। 3 नंबर है माहौलियाती मयारात मैनेजमेंट सिस्टम्स और सर्टिफिकेशन। 4 नंबर है साफ टेक्नोलॉजी और एहतराम। 5 नंबर है माहौलियाती बेदारी, तालीम और जानकारी। 6 नंबर हिस्सादारी और मफादाती गिरोहों की शमूलियत व शिरकत। 7 नंबर है सलाहियत को फ़रोग़ देना। 8 नंबर है तहक़ीक़ और तरक्की। 9 नंबर है बैनुल-अक़वामी ताउन। 10 नंबर है पॉलिसी पर नज़रसानी, हर 3 साल बाद पॉलिसी पर माहिरीन व मुफादात के हामिल अफराद से मशावरात के बाद पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। 11 नंबर है नफाज पर नज़रसानी, काबीना या काबीना की मुकर्रर करदा कमेटी पॉलिसी के नफाज पर हर साल नज़रसानी करेगी और नफाज का जायज़ा लेगी। कमेटी की रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश किया जाएगा और जायज़ा का ये काम हर माली साल के अख्ताम के 3 माह के अंदर होगा। इस तरह जहां हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी के खात्मा के लिए कई क़वानीन व पॉलिसियों को अपनाया है, वहीं उसने आलूदगी के खात्मा के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर उस मसलक के इदराक के लिए कई बैनुल-अक़वामी अदारों से इश्तराक भी किया है जो हसब ज़ैल है। पहला है
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। 2 नंबर है साउथ एशिया कोऑपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 3 नंबर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर कैटेगरीज टेड माउंटेशन एंड डेवलपमेंट। 4 नंबर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल वेसिड। हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी समझौतों ट्रीटीज़ पर भी दस्तखत किए, मसलन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग। 2 नंबर इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। 3 नंबर है दी अंटार्कटिक ट्रीटी। 4 नंबर है कन्वेंशन ऑफ वेट एंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। 5 नंबर है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। 6 नंबर है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी ऑप्शंस। 7 नंबर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर कंबाइंड डिजाइनिंग टैक्सेशन। हुकूमत हिंद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात अंजाम देने वाले अफराद और तंजीमों को कई एक एवार्ड्स और फेलोशिप से नवाजती है जो हसब ज़ैल है। 1986 ईस्वी वज़ारत जंगलात माहौलियात के ज़रिया या दर्शनी वर्क्स का मित्र एवार्ड्स कायम हुआ। ये एवार्ड सरकारी और नाकरो ज़मीन काश्त के काबिल बनाने वाले किसी अदारे शख्स के उसके कारहाय नुमाया के लिए दिया जाता है। 1993 ईस्वी के बाद उसके तहत सालाना 12 इनामात किसी शख्स, अदारा, पंचायत, रजाकार, तंजीम वगैरह को दिए जाते हैं। हर इनाम के साथ 50,000 रुपये नकद, एक मेडल और एक सिनवी जाती है। 1987 ईस्वी से इंदिरा गांधी पर पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये इनाम एक अदारा और एक शख्स को माहौलियात के तय खिदमत अंजाम देने के लिए हर साल दिया जाता है। हर इनाम के साथ 1 लाख रुपए, एक सिल्वर ट्रॉफी और एक सनद दी जाती है। 1993-94 से नेशनल अफॉर्टेशन एंड एक्टो डेवलपमेंट के ज़रिए हर साल किसी शख्स या तंजीम को इनाम दिया जाता है। ये इनाम नापेद किस्म के दरख्तों को बड़ी तादाद में सेहतमंद हालत में रखने के लिए दिया जाता है। उस इनाम में 25,000 रुपये नकद, एक सनद होती है। उस एवार्ड का नाम महावर्क्स पुरस्कार है। राजीव गांधी इन्वायरमेंट एवार्ड साफ़ सुथरी टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। ये सिलसिला 1993 ईस्वी में शुरू हुआ। ये इनाम उन सनतों को दिया जाता है जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जो हो जिससे कम से कम आलूदगी का इम्कान हो। राजीव गांधी इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एवार्ड और सालिम अली फेलोशिप माहिर ओहदेदारों और फील्ड वर्क्स को उनकी तब्दीली काबिल कदर खिदमात के दिया जाता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सब्ज घर असरात आलमी हिद्दत। जो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस, सब्ज घर दरअसल वो गैसेस हैं जो सूरज से तवानाई को जज़ब करती है और फ़ज़ा को गर्म रखती है। उन गैसों की अदम मौजूदगी में सूरज से ज़मीन तक आने वाले तवानाई ज़मीन से टकराकर वापस चली जाएगी, जिससे ज़मीन बर्फ़ का गोला बन सकता है और ज़मीन का दर्जा हरारत 600 फ़ारेनहाइट तक सर्द हो सकता है। चुनांचा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। यह अपनी दी हुई मुकर्ररा फितरी मिकदार में ज़मीन के लिए नेमत हैं। उन गैसों का मुकर्ररा मिकदार से कम या बढ़ जाना दोनों ही ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए नुकसानदा है। मौजूदा हालत में इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़ज़ा में उन गैसों की मिकदार में ख़तरनाक इजाफ़ा हुआ है जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है। ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़मीन के चारों तरफ फ़ज़ा में शामियाना तान कर सूरज से हासिल होने गर्मी की हिफाजत करती है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन होती है। चुनांचे ज़मीन सूरज से हरारत को हासिल करती है। सूरज से जब शुआओं, ज़ेरी सुर्ख शुआओं या इंफ्रारेड रेस की शक्ल में हरारत निकलती है तो
26% तवानाई ज़रात और बादलों की वजह से फ़ज़ा से ही माकूस हो जाती हैं और 19% तवानाई को फ़ज़ा में बादल गैस जैसे ओजोन गैस वगैरह और धूल वगैरह के ज़रा जज्ब कर लेते हैं। बाकी 55% तवानाई ज़मीन तक, 51% तवानाई ज़मीन को सूरज से हासिल होती है जिससे ज़मीन पर गर्मी आती है। यही तवानाई ज़मीन को हरारत बख्शती है, बर्फ़ को पिघलाती है, समुद्री पानी को बखरात में तब्दील करती है जिससे बरसात होती है और पौधों में शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस के लिए ज़िम्मेदार होती है। उसके बाद मिकदार में हरारत ज़मीन पर ही रह जाती है जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और मौसम तब्दील होने लगते हैं जिससे आज की दुनिया मुतासिर है। उसको आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दूसरे ये कि सब घर गैसों की मिकदार में इजाफे के नतीजे में ज़मीन तक सूरज की हरारत पूरी तरह नहीं पहुँच जा पाती जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी वाक़ा होने से ज़मीन में ठंडक की मिकदार बढ़ जाती है। आज उन दोनों मौसमी तब्दीलियों से ज़मीन मुतासिर है। आज से तकरीबन 130 बरस कबल आलमी हिद्दत 0.3 डिग्री सेल्सियस या 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, जो अब बढ़कर 0.7 डिग्री सेल्सियस या 1.12 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुकी है। माहौलियात के माहिरीन फ़ज़ा में सब्ज़घर गैसेस की मिकदार में उसी तरह इजाफा होता रहा तो मुस्तकबिल के हर दे में आलमी हिद्दत में 0 डिग्री सेल्सियस हरारत में इजाफा होता रहेगा या उस सदी के अख्ताम तक आलमी दर्जा हरारत में 0 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया असाइनमेंट। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों फ़िक्र को। अल्लाह हाफिज़।